पाकिस्तान में इस वक्त कुर्बानी का त्योहार बकरीद मनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन मुल्क के माली हालात ऐसे हैं कि ना बाजार में रौनक है, ना घरों में उजाला। लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो कुर्बानी के लिए जानवर खरीद सके। पाकिस्तान के हालात इतने खराब हैं कि वहां के पूर्व मंत्री ये तक कह रहे हैं कि त्योहार कैसे मनाए। इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के आवाम के लिए उम्मीद की एक किरण मोदी में नजर आती है। इसीलिए पाकिस्तान के पत्रकार हों या आम शहरी, सब के सब मोदी के इटली दौरे की चर्चा कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को इटली से लौटे हुए 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है, पर पाकिस्तान में न्यूज और व्यूज की सबसे बड़ी हाईलाइट मोदी का इटली दौरा ही है। जॉर्जिया ने एक बहुत ही ज़बरदस्त काम किया कि उन्होंने इटली के अंदर इनवाइटेड तमाम गेस्ट को नमस्ते से वेलकम किया। और अगर नमस्ते की बात करें तो ये इंडियन कल्चर है। इटली के अंदर इंडियन कल्चर को इंटरनेशनली प्रमोट किया जा रहा है। और साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि दुनिया जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ग्लोबल साउथ का लीडर मानती है और उन्हें हर बड़ी मीटिंग में इन्वाइट किया जाता है। अगर पाकिस्तान की लीडरशिप की बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो या फिर प्रेसिडेंट हो, उन्हें ऐसी किसी भी मीटिंग का इन्विटेशन ना कभी आया और फ्यूचर के चांसेस भी हमें ऐसे मालूम होते हैं कि कभी नहीं आएगा। पाकिस्तान में आवाम से लेकर ओपिनियन मेकर्स तक सब यही पूछ रहे हैं कि मोदी इटली क्यों गए, मोदी ने इटली में क्या क्या किया। इंडिया तो G7 का मेंबर है नहीं, फिर मेलोनी ने मोदी को क्यों इनवाइट किया। 7 बड़े मुमालिक जो कि दुनिया की सबको जो दुनिया की पावर है, जो 7 बड़े जो पावर हैं, जिनके पास सब कुछ सारे वसाइल हैं, वो इंडिया को अब गले लगाएंगे। वो इंडिया को गले लगाएंगे और जितना इंडिया मजबूत होगा उतना वो पाकिस्तान को दबाएंगे। अच्छा, ये भी मैं बता दूं, ये पाकिस्तान को मजीद दबाएंगे। ये इंडिया को गले इसलिए लगाएंगे कि उसकी इकोनॉमी बड़ी है, उनके लोग सीरियस हैं, उनके लोग अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। यहाँ तो हर बंदा, हर इंसान, हर एक बंदा ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि जो मुल्क के लिए बेहतरी ना हो, अपनी बेहतरी हो जाए, मुल्क जाए जहन्नम में। इटली में प्रधानमंत्री मोदी बस एक दिन रहे, लेकिन उनके साथ एक एक स्टेप पर पाकिस्तान के लोग दूरबीन से नजर रख रहे थे। मोदी का वेलकम कैसे हुआ, मोदी ने किस किस से मुलाकात की। एक चीज़ और भी मैं दोस्तों के साथ शेयर करूं कि जो पोप फ्रांसिस हैं, जो कि कैथोलिक चर्च के मैं कहूँगी बड़े माने जाते हैं, उन्होंने भी मोदी साहब को गले लगाया। ये भी बड़ा वायरल हो रहा है। बाकी सबके साथ हाथ मिलाया, मोदी जी को गले लगा लिया। उन्हें बताया कि जो जितना ज्यादा मक्खन लगाएगा उतना ज्यादा वो आगे निकल जाएगा। तो मतलब मक्खन किस सेंस में? मतलब कि जो जितना ज्यादा मोदी जी के करीब आने की कोशिश करेगा, कुछ गले मिल रहे हैं, कुछ हाथ मिला रहे हैं, हर इंसान एक दूसरे से बढ़ के आगे जा रहा है कि मोदी जी की नजर में मैं आजू, मैं आजू, मैं आजू, कि मैंने गले मिला था, मैंने हाथ मिलाया था, वायरल भी हो रहे हैं हो जाऊं और हमारी कंट्री का नेम आए कि इस कंट्री के प्रेसिडेंट थे या प्राइम मिनिस्टर थे। नरेंद्र मोदी जब से तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तभी से पाकिस्तान में मोदी मोदी ट्रेंड हो रहा है। पाकिस्तान में जितनी चर्चा मोदी की हो रही है, उतनी तो वहाँ के लोग खुद अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तक का नहीं कर रहे। देखिए, किक्स बैक्स जो हैं, अगर किक्स बैक से इनको मिलनी बंद हो जाएं, ठीक है, तो ये मुल्क अपनी डगर पर चल पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि किक्स बैक्स लेके ये सारा पैसा अपना अब्रॉड में क्यों रखते हैं। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब पब्लिक बीमार पड़े तो यहाँ पे हॉस्पिटलों में जाके अपना इलाज करवाए। ठीक है, और जब ये बीमार पड़े तो ये यूके जाके या अमेरिका जाके इलाज करवाए। मेरा क्वेश्चन ये है क्यों? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप एज ए प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं या प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, ये आपकी ड्यूटी है कि आवाम को वो फैसिलिटेट करें और आवाम को वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करें जो आप अपने लिए यूज करते हैं। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ये सुना है कि ग्रेट ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने जाके अमेरिका में इलाज करवाया या उसने यूरोप में जाके इलाज करवाया? दिस इज इम्पॉसिबल, नो वे। वो वही फैसिलिटीज यूज करेंगे जो उनकी पब्लिक यूज कर रही है। ठीक हो गया, तो ये तो हो गई कंट्री। पाकिस्तान के टॉप जर्नलिस्ट मोदी के इटली दौरे की चर्चा कर रहे हैं।
दुनिया का ये कहना है कि पाकिस्तान इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट मोदी की विजिट के मायने समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ताइवान कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, ये बात बहुत ज्यादा वेस्टर्न सर्कल्स में डिस्कस की जा रही है कि भारत जो है वो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट का हिस्सा बनेगा, जो कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर चुके हुए हैं। आपको याद है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत जो है वो ऑलरेडी मौजूद हैं। और ये एक ऐसी प्रोपोजिशन है अलायंस की कि अगर आप ये देखें कि इसमें जिसमें वो कहते हैं ना कि दे हैव टू मच टू ऑफर टू इंडिया, दैट इंडिया कैन नॉट से नो टू एवरीथिंग। अब होगा क्या कि जैसे जैसे चाइनीज थ्रेट इंक्रीज होगा, India can manage China independently alone. India is a nuclear capable power. India is a largest arms importer. India has intercontinental ballistic missiles. India के पास जो मिलिट्री मशीन है, देन इंडिया की एयरफोर्स बहुत बेहतर अभी हुई है। जिस स्पीड से वो पैसे लगाने जा रहे हैं या पैसा लगा रहे हैं, they are going to get so much of their military capability. पाकिस्तानियों को लग रहा है कि जिस वक्त उनका मुल्क भीख का कटोरा लेकर IMF के सामने रहम के लिए गिड़गिड़ा रहा था, ठीक उसी वक्त हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर दुनिया के 7 सबसे अमीर मुल्कों के क्लब के मेहमान बने थे। अगर हम एक नजर G7 देशों की इकोनॉमी के स्टेटस पर डालें तो तस्वीर खुद ब खुद क्लियर हो जाती है। G7 का सबसे बड़ा देश अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। जर्मनी तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है, वहीं जापान चौथे नंबर पर है। ब्रिटेन दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था है। फ्रांस 7वें नंबर पर, इटली 9वें स्थान पर और कनाडा दुनिया की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। G7 में भारत को गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया था। जो G7 के टॉप 3 देशों को छोड़ दे तो ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और कनाडा से बड़ी इकोनॉमी है। इसलिए इस बार G7 के मेजबान इटली ने इंडिया को गेस्ट के तौर पर आउटरीच सेशन में आमंत्रित किया था, जहां मोदी ने आउटरीच सेशन को एड्रेस करने के साथ साथ दुनिया के कई दिग्गजों के साथ बाइलैटरल मीटिंग्स की। मोदी अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शाल्ज और मेजबान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिले। मोदी की मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदोमिर जेलेंस्की से भी हुई। इटली में G7 समिट के बाद स्विट्जरलैंड में यूक्रेन युद्ध पर शांति सम्मेलन हुआ, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। वैसे तो मोदी ने इस पीस समिट में हिस्सा नहीं लिया, पर पाकिस्तान के जानकारों ने कहा कि मोदी इस सम्मेलन से दूरी बनाकर भी छाए रहे, क्योंकि मोदी ने जो पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ अपनाई है, रूस भी अब उसी पॉलिसी पर चल रहा है। नरेंद्र मोदी जो हैं, जो स्विट्जरलैंड में समिट हो रही है वहां पे नहीं गए, और ये समिट उन्होंने स्किप की है। इंडिया अपना बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है समहाउ। देखिए, इंडिया हैज बीन यूजिंग स्ट्रेटेजिक कोर्जन एज एन इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट पाकिस्तान। मुझे ऐसे लगा है कि रशियंस ने भी इंडिया से कुछ सीखा है रिगार्डिंग पाकिस्तान, एंड दैट इज आल्सो कोर्जन, डिप्लोमेटिक कोर्जन। अब इंडिया जो है, आपको पता है, उसने रशिया के साथ अपने ताल्लुकात रखे हैं। उन्होंने ना पुतिन को क्रिटिसाइज किया है, ना उन्होंने सैंक्शंस की हमायत की है, ना ही उन्होंने जो G20 की समिट थी उसमें कुछ ऐसा किया जिससे रशिया के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचे। यही वजह है कि पुतिन जब भी बात करता है तो वो इंडिया में पुतिन उसकी तारीफ करता है। मोदी के इस दौरे से पाकिस्तान की आवाम बेहद खुश है। ऐसा लग रहा है कि मुसीबत ज़दा पाकिस्तानियों को मोदी की कामयाबी से करार मिल गया है। डेमोक्रेसी के साथ जबरदस्त, ठीक तो है। बेसिकली ना इंडिया के जो डेमोक्रेसी है ना उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। अभी आपने मोदी साहब का जिक्र किया है, तो वो चाहे हमारे लिए कितने भी हॉरिबल लीडर्स के तौर पर उभरे हैं, लेकिन वो अपनी कौम के लिए तो उनके मसीहा हैं वो। हाँ, ठीक है। तो वो अपनी जो उनकी पॉलिसीज़ हैं वो भी कंटिन्यूटी उनकी रहती है। बिल्कुल। अभी ये 3rd टाइम वो इलेक्ट हुए हैं, तो वो 15 ईयर्स
उनकी एक कंटिन्यूटी है पॉलिसी में। और ये इंडिया की हिस्ट्री के दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने हैं। सेकंड प्राइम मिनिस्टर। इंडिया ही एक ऐसी कंट्री ठीक है। है जिसको हम अगर ऊपर लेके आए तो वो उसका मुकाबला कर सकेगी। ठीक है। उसकी वजह से वो जितने उनके कारखाने हैं, जितनी उनकी इंडस्ट्री है, जितने उनके रिजर्व्स हैं, वो सारे वहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, उनके डॉलर्स आ रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था कि उनके जो रिजर्व्स हैं उनके बैंक्स के, वो कई ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर क्रॉस कर गए हैं। इंडिया के तो 650 बिलियन डॉलर से तजावुज कर गए। 6 ट्रिलियन डॉलर्स पे चले गए। तो हम जो हैं वो 1 बिलियन डॉलर्स के लिए या 5 बिलियन डॉलर्स के लिए IMF से उनकी हर चीज़ को मानने पे तैयार हैं। मोदी के इटली दौरे में पाकिस्तान इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है, इस सवाल का जवाब देना बहुत आसान है। उसे आप पाकिस्तान के एक्स इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद की जुबानी सुनिए, जो हाल ही में जेल से रिहा होकर आए हैं। शेख रशीद ने बताया कि जब वो बकरीद पर कुर्बानी के जानवर खरीदने पहुंचे तो बाजार का मंजर कैसा था। जब मैं जाता हूं तो उनको पता होता है कि ये लेने आया है, ये ऐसे ही घूमने फिरने नहीं आया, क्योंकि इस वक्त पिंडी में ऐसा भी माहौल है कि लोग कहते हैं कि चलो मंडी में जाके चक्कर लगाएं कि मंडी के क्या हालात हैं। मंडी के हालात ही नहीं थे, सो एकदम ही सौदा हो गया। हार्डली 5 और 6 मिनट्स उसने सिर्फ कहा शेख साहब के आपने, उसने 5,000 रुपया छोड़ा, दोनों 5-5 हज़ार रुपया। तो उस 5,000 रुपये में 3500 रुपये गाड़ी वाली को दे दिए कि लाल हवेली छोड़ा है, और 1,000 रुपया उस मज़दूर को दे दिया जो जिसने चढ़ाया ऊँटों को गाड़ी में। सो उसने सिर्फ 10,000 रुपया छोड़ा, वरना पिछली दफ़ा 50-50 हज़ार रुपया छुड़वा लेता था। ये वही शेख रशीद हैं जो इमरान खान की हुकूमत में पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर थे। उस वक्त शेख रशीद के रंग ढंग अलग थे। उस वक्त शेख रशीद कहा करते थे कि पाकिस्तान के पास पाव भर के आधे सेर के एटम बम है, और पाकिस्तान ने ये एटम बम नुमाइश के लिए नहीं, इस्तेमाल के लिए बनाए हैं। लेकिन आज शेख रशीद कभी वजन कम होने का तो कभी दिल टूट जाने का और कभी पाकिस्तानी फौज के जर्नैलों के हाथों बेवफाई के शिकार होने का रोना रो रहे हैं। ईद किसके साथ गुजारेंगे? अपने साथ ही गुजार रहा हूँ, हर चीज़ मैंने अपने साथ ही गुजारी है, अपने साथ गुजारूंगा। सुबह सिर्फ माँ की कब्र पे जाऊंगा। एक तो मैं जिन लोगों से मेरी दोस्ती थी, अदारों और फौज से मेरे बहुत अच्छे तल्लुकात थे, और इवन अख्तर अब्दुर्रहमान जैसे लोग हर 10वें 15वें दिन लाल हवेली आ जाते, DGI, और सारी मेरे फ़ौज से बहुत अच्छे तल्लुकात थे। मुझे नहीं यकीन था कोई मुझे उठाए और 40 दिन तक घेर देगा किसी गार में। इससे मुझे बड़ा एहसास हुआ कि यहाँ कोई किसी का नहीं, सब बेवफा हैं। जिस देश के पूर्व गृह मंत्री की ये हालत हो कि जेल में रहना पड़े, खाना ना मिलने से वजन कम हो जाए, उस मुल्क के आम लोगों की हालत क्या होगी, इसका अंदाजा अपने आप ही लग जाता है। हालात तो आपके सामने हैं, बाजारों को आप देख लें। इस मरतबा जो वैसे बात आ रही है कि 50% लोग जो उनसे ना इस वक्त कुर्बानी कर रहे हैं। ठीक है। मंडी में, जानवरों की मंडी में गाहक कोई नहीं है। जो प्राइसेस वो मांग रहे हैं व्यापारी, वो गाहक नहीं दे पा रहा। ठीक है। जो गाहक ऑफर दे रहे हैं वो व्यापारी उस पर दे। ये तो मैं कहता हूँ फिर अलग बात है। यहाँ पे कपड़े ने इधर मतलब ये मार्केट में आए लोग नए कपड़े नहीं खरीद रहे। मोदी के इटली रवाना होने से ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने देश का बजट पेश किया था। इस बजट में पब्लिक पर कर्ज का इतना बोझ डाल दिया गया है कि आवाम के पास त्योहार मनाने के पैसे तक नहीं बचे। अब पाकिस्तान की आम जनता भारत की तरक्की देखकर रश्क कर रही है। देखे जी, वो वहाँ पे अपना उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है, मुल्क को संभाला हुआ है तरीके से, ठीक है, और वो लोग ना तो किसी के पीछे लगते हैं ना डरते हैं। ठीक हो गया। हम लोग जो हैं, हम जो पाकिस्तानी लोग हैं, हमारी जो हुकूमत है या हमारे जो भी मसाइल हैं, ठीक है, वो काम को सीधा जब करने लगते हैं तो ऊपर से दबाव ऐसा पड़ता है, ठीक है, कि डर जाता है, डर के वो रातों रात जो है सारे फैसले चेंज हो जाते। वही पाकिस्तान के नेता और सांसद अपने देश की जनता पर टैक्स का बोझ डालकर भारत की तारीफ करने में मशगूल हैं।
हमारे पार्लियामेंट में हो या फिर बाकी जगहों पे हो, अगर आपको नज़र आता है ज़्यादा हमारे पार्लियामेंटेरियन बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके हमारे नेबरिंग कंट्री हिंदुस्तान की, उनके सिस्टम के हवाले से, उनकी इकोनॉमी के हवाले से मुख्तलिफ बातें होती हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? शिबली फराज साहब ने भी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया, उससे पहले आतिफ खान ने, हमारे खैबर पख्तूनख्वा मर्दान से MNA है इमरान खान साहब की पार्टी के, उससे पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब जो MQM के पार्लियामेंटेरियन हैं फ्रॉम कराची, उनका स्टेटमेंट आया। आज पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वो हर साल कर्ज की बूस्टर डोज मांगने के लिए IMF के सामने खड़ा हो जाता है। सऊदी अरब, चीन, कतर और UAE जैसे देशों के आगे तो उसके हाथ हमेशा ही फैले रहते हैं। आंकड़ों की बात करें तो 1947 में आजाद होने के बाद से पाकिस्तान अब तक IMF से 24 बार कर्ज मांग चुका है और अब अगली किस्त हासिल करने की जुगत में लगा है। पाकिस्तान की तुलना में भारत ने केवल 7 बार IMF से कर्ज लिया है और 1993 के बाद से भारत ने IMF से कोई मदद नहीं मांगी। भारत ने साल 2000 तक IMF का सारा कर्ज लौटा भी दिया था। वहीं पाकिस्तान ने 1958 में जब पहली बार IMF से कर्ज मांगा था, तब से शुरू हुआ सिलसिला बदस्तूर जारी है। पाकिस्तान के स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर रह चुके मुर्तजा सैयद ने तो यहाँ तक कह दिया था कि पाकिस्तान IMF का सबसे भरोसेमंद ग्राहक है। वहीं भारत ने 1991 के आर्थिक संकट के बाद से प्रण लिया था कि अब IMF के दरवाजे पर नहीं जाना है। इंडिया IMF प्रोग्राम में कितनी मरतबा गया है? कितनी दफा गया है इंडिया? मेरा ख्याल है कि 1-2 मरतबा गया है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक मरतबा। पाकिस्तान 25 मरतबा गया। ठीक है। जो 25 मरतबा IMF के पास चला जाए, क्या वो G7 का मेंबर बन सकता है? ये तो है, लेकिन अच्छा अब इधर मैं आगे से ये सवाल कर लूं कि वो भी IMF के पास गए, चलो एक दफा गए, चले गए, हम भी चले गए, वो एक दफा से दूसरी दफा उन्होंने क्यों कैसे अपनी जान छुड़वा ली और हम एक दफा गए, दूसरी, तीसरी, चौथी और 25 दफा, ये 25वीं दफा कैसे आ गए? मैं तो इससे बड़ी बात करूंगा जी।